तो हम लोग आज से शुरू करेंगे मैटर। हम लोग लेक्चर शुरू करेंगे अपना आज से केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का स्पेलिंग सब लोग देख लीजिए एक बार फिर से, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। ये मैटर का स्पेलिंग है, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली आज डिस्कस करेंगे किसको, मैटर को। लेकिन मैटर को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा अपने सराउंडिंग्स को देखते हैं और उसमें पाते हैं कि मैटर कहाँ है, ठीक है। तो पहला हम लोग इसको दो सेक्शन में बांट रहे हैं मॉड्यूल को। पहला हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और दूसरा हम लोग फिर उस इंट्रोडक्शन से ही मैटर को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने क्लासरूम में और क्लासरूम में ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे क्लासरूम में आसपास में क्या है, बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्ट्स दिखता है, जैसा विंडो है, टेबल है, डेस्क है, बेंच है। ये सारा क्या है, मैटर ही है। क्या है, मैटर ही, ठीक है भाई। अब इसमें दो टर्म आता है। पहला आता है एक मास। मास सब लोग समझ रहे हैं। जितना चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग अपने क्लास में, क्या उन सब के पास मास है? तो क्या आंसर है हमारा? यस। क्या सारा का सारा ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है? क्या उसको रखने के लिए कुछ स्पेस चाहिए होता है? तो इसका भी आंसर क्या है हमारे पास? यस, है ना। तो क्या सारा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और सबके पास मास है? तो इसका आंसर अगर यस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो सारा क्या है, मैटर। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे क्लास में कुछ एक चीज और भी है जो विजिबल नहीं है। क्या है वो? यस, है ना। यस, लाइट भी है ना। ये प्रेजेंस तो है इसका, लेकिन इसमें एयर जो है वो विजिबल नहीं है, ये विजिबल है, ठीक है। ठीक है भाई, एयर विजिबल ना होने की वजह कारण भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसको हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको राउंड फिगर में अगर बोलना चाहे तो हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट एवर प्रेजेंट अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। लेकिन ये हमारा डेफिनेशन क्या है, इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। क्यों इनकम्प्लीट है भाई, कौन बताएगा? What ever present around us is light also, and light is not a matter. ठीक है भाई, आगे हम लोग देखें। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और इससे फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को फिर भी ना समझ में आए बताना, ठीक है। ये कुछ एक एग्जांपल्स है जिससे हम लोग समझ सकते हैं ये सारा क्या है, मैटर ही है, ठीक है। क्या है ये सारा? मैटर। क्या है ये सारा? मैटर। अब हम लोग मैटर को क्लासिफाई भी करेंगे और हम लोग उसके बाद एनर्जी, मास और वॉल्यूम समझते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं मैटर है क्या। तो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट सराउंड्स अस एंड हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है भाई। विच यू कैन परसीव थ्रू योर सेंसेस। इसको लिख लीजिए। लिख लिए? तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग ट्राई करते हैं प्रूव करने का वेदर एयर हैज मास और नॉट, ठीक है। फॉर दैट वी हैव टेकन अ फुटबॉल, यू कैन से इट एम्प्टी फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें, और इसका मास हम लोग मेजर करते हैं कितना है, 1 kg। और उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, फिल करते हैं उसमें एयर, और उसके बाद उसका हम लोग जो मास नोटिस करते हैं तो कितना हो जाता है, इट इज 1.5 kg, ठीक है। ये जो मास में इंक्रीमेंट हुआ वो बिकॉज ऑफ एयर हुआ ना। इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, एयर हैड सम मास और एयर ऑक्युपाइज स्पेस। ये भी दिख रहा है क्योंकि एयर जब स्पेस नहीं लिया था तो उस समय फुटबॉल का शेप कैसा था, और जब इसमें हम लोग एयर फिल किए तो उसका शेप कैसा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि एयर occupies space and air has some mass also. That's why air is also a form of
मैटर। ये समझने में कोई दिक्कत है किसी को? बहुत अच्छा, ठीक है। तो एयर के पास क्या हो गया, मास भी हो गया और स्पेस भी ऑक्यूपाई, ठीक है। अगर कोई इसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करने बोलेगा तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। इसको हम लोग बैलून भी लेकर के कर सकते हैं। अगर हम लोग बैलून लेते हैं, मान लो ये वेइंग स्केल है हमारे पास, है ना, ऐसा करके इस पे हम लोग दो बैलून रख देते हैं जिसका कि मास बराबर हो। उसके बाद एक तरफ हम लोग बैलून में एयर डाल करके रखते हैं, तो निश्चित तौर पर ये क्या हो जाता है, डाउनवर्ड जाता है। इससे क्या पता चलता है, दोनों ही चीज पता चल जाता है हमारा, एयर ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। ठीक है भाई, समझ गए? अब मास क्या है इसको समझ लेना है। मास क्या है? इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। मास क्या है? विच एक्सप्रेसेस द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में कितना मैटर है, इसका जो फिजिकल क्वांटिटी है जो एक्सप्रेस करता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मास बोल रहे हैं। ठीक है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, यस, मास का ऐसा यूनिट होता है केजी। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग वेट को मेजर करते हैं केजी में, जो एक रॉन्ग तरीका है। फिजिक्स जो है वो क्या कहता है, मास शुड बी मेजर्ड इन केजी वाइल वेट शुड बी मेजर्ड इन न्यूटन। ठीक है, उसको हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल ये जान लेना है मास इज मेजर्ड इन केजी। मास इज व्हाट? इट इज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। ठीक है, एंड इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेसेस द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। समझ में आ गया? आगे हम लोग लेटर क्लास में देखेंगे, वेट को अच्छे से समझेंगे भी। फिलहाल जान लेते हैं वेट क्या होता है। इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको हम लोग लिखते हैं m इंटू स्मॉल g, है ना, w। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा यूनिट वेट का क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। सो कैपिटल एन से लिखते हैं। ठीक है, और यही ऐसा यूनिट होता है किसका, फोर्स का। ठीक है, फोर्स का भी ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है और वेट का भी ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है। वेट और फोर्स एक ही चीज होता है। इसको हम लोग एफ को इक्वल लिख सकते हैं, वेयर एफ इज फोर्स and W is weight, M is mass, and G is acceleration due to gravity. ठीक है भाई, लिख लीजिए इसको। तो हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर हम लोग मेजर करते हैं राइस को, तो हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, एक्चुअली वेट मेजर कर रहे हैं। तो वेट मेजर कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन। ठीक है, और अगर मास मेजर कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, केजी। ठीक है, नाउ वी विल कंसीडर व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ फ्लूइड, है ना, अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन अ कंटेनर। इट इज व्हाट, इसको अगर हम लोग ऐसे डिफाइन करना चाहें तो इट इज द अमाउंट ऑफ फ्लूइड। अमाउंट ऑफ फ्लूइड मतलब समझ रहे हो ना, फ्लूइड के मतलब बारे में समझते हैं सब लोग। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड देखो, एक होता है एयर। एयर क्या है, गैस है। और वाटर क्या है, बहुत अच्छी। ठीक है, गैस और लिक्विड जो है ना, इसको कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ मैटर, वन इज फ्लूइड एंड अनदर वन इज सॉलिड। देन फ्लूइड is of two types, one is gas, another one is liquid। ठीक है, ये समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम इज व्हाट, इट इज द अमाउंट ऑफ फ्लूइड, तो यहाँ फ्लूइड लिख सकते हैं, प्रेजेंट इन अ रिस्पेक्टिव कंटेनर।
जिस भी कंटेनर में डाल दें। ठीक है भाई, समझ गए बात को? तो वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम इज द कैपेसिटी और द स्पेस ऑफ अ कंटेनर, ऐसे भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम इज व्हाट? कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। ठीक है, वॉल्यूम इज व्हाट? इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर और द स्पेस इनसाइड द कंटेनर दैट इज ऑक्युपाइड बाय मैटर इज इट्स वॉल्यूम। जहां दिक्कत होगी किसी को समझने में बताना, या समझने में तकलीफ हो रही। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो हम लोग मैटर के बारे में क्या कह सकते हैं, सोचना शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या ऐसा है कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर? तो हम लोग ऐसा जब सोचते हैं तो क्या पता चलता है? आंसर कैपिटल एन और कैपिटल ओ। क्योंकि अगर हमारे सराउंडिंग में सब कुछ मैटर ही है तो फिर मैटर को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। मैटर को डिफाइन करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? देयर इज समथिंग एग्जिस्टिंग बियॉन्ड मैटर। तो हम लोग जानेंगे वो चीज क्या है। तो क्या है वो चीज? तो ऐसा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, हीट को ऑब्जर्व करते हैं, है ना? क्या हीट स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है? नो। क्या हीट के पास कोई मास है? नो। चलिए भाई, दूसरा हमारे पास है लाइट, है ना? लाइट में क्या मास है? नो। स्पेस? नो। साउंड? साउंड ऑल्सो does not contain any mass and does not occupy space। ठीक है भाई, इस तरह से हीट हो, लाइट हो या साउंड, ये सब क्या है? एनर्जी। क्या है ये? इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, वी हैव एक्चुअली टू थिंग्स इन आवर सराउंडिंग, वन इज मैटर एंड द अनदर थिंग इज एनर्जी। मतलब समझ में आ गया? हमारे जो पास आसपास में जो चीज एग्जिस्ट कर रहा है वो या तो या फिर, ठीक है, और ये हीट जो है, लाइट जो है और साउंड जो है, दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इज इट ओके? तो हमारे पास दो चीज हो गया, या तो मैटर हो गया या तो एनर्जी। अगर कोई चीज मैटर नहीं है इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई चीज एनर्जी नहीं है इसका मतलब वो मैटर होगा, अब तक के लेवल पे। ठीक है, आगे हम लोग जो बढ़ेंगे तो कुछ और चीज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग कुछ और चीज देख ली जो मैटर नहीं है। ठीक है, क्या क्या? एनर्जी एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स। इसके अलावा बहुत सारा कुछ है जो मैटर नहीं है और वो एनर्जी भी नहीं है। जैसे कोई एग्जांपल देगा क्या? ऐसा कुछ जो मैटर भी ना हो, एनर्जी भी ना हो, सोचिए। ठीक है भाई, अब हम लोग थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles. The particles which make up matter are basically two types of things. One is atom, another one is called molecules। ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ इधर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, अगर कोई पूछे अब एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, तो समझ में आ गया क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? मैटर का, है ना? क्या है ये? बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना? जैसे ह्यूमन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, कौन बताएगा? यस, ये समझने के लिए बताया। जैसे ह्यूमन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल है। सिमिलरली किसी भी मैटर जो है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? या तो एटम है या फिर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गया। कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो मैटर जो है वो जिस टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अगले मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज मैटर का, है ना?
तो पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, द स्मॉल पार्टिकल्स कैन बी कंसिडर्ड एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक केमिकल है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना। पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, जैसा लिख रहा हूं वैसा लिखना, है ना। के कैपिटल, एम कैपिटल, एन स्मॉल, ओ कैपिटल, ओ। ठीक है भाई, के एम एन ओ फोर, वहां के कैपिटल है भाई, एम कैपिटल है, एन स्मॉल है, ओ कैपिटल है, और फोर, फोर जो है सबस्क्रिप्ट है। जैसा लिखा हूं वैसा लिखना, है ना। साइड में लिख देना इसका पोटेशियम परमैंगनेट। बीकर समझ गए सब लोग। ये इस तरह का जो कंटेनर होता है इसको लेबोरेटरी में लोग बीकर बोलते हैं। ठीक है, इसको बीकर बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब, बीकर, इन सब के बारे में समझते जाना साथ ही साथ। तो क्रिस्टल समझ में आ रहा है सब लोगों को। क्रिस्टल किसको बोलते हैं? सॉलिड फॉर्म जो होता है किसी भी केमिकल का, जैसा समझ लो, ऐसा जैसा हम लोग टेबल शुगर यूज करते हैं ना, मिश्री समझते हो, मिश्री, उसका ऐसा क्रिस्टल होता है ना। वो जरूरी नहीं कि उतना ही बड़ा होना चाहिए, छोटा भी अगर कोई दानेदार है क्रिस्टल ही बोलते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम परमेट का ऐसा हम लोग क्या करते हैं, फ्यू क्रिस्टल्स लेते हैं और उसको 100 ml वाटर में डाल देते हैं। समझ गए बात को। और इसके बाद हम लोग कलर जो ऑब्जर्व करते हैं वो क्या होता है, कलर को याद रखना है। यानी अगर पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है, एक्वस सॉल्यूशन समझ में आया। एक्वस सॉल्यूशन मतलब, एक्वस सॉल्यूशन मतलब होता है सॉल्यूशन विद वाटर। एक्वा मतलब होता है वाटर। ठीक है भाई, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इज डीप पर्पल। कलर याद रखना भाई, ये जरूरी चीज है। Now take 10 ml of this solution from and mix it with 90 ml of water present in second beaker to dilute it. एक हम लोग टर्म पिछले क्लास में समझे थे, कंसंट्रेट, और एक टर्म है डाइल्यूट। ठीक है, दोनों में अंतर समझाया था ना। सॉल्यूशन जो होता है ना, इसको समझ लीजिए फिर से। वो भी सॉल्यूशन जो होता है ना, इसमें दो चीज होता है। पहला होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट, है ना। सॉल्यूशन इज व्हाट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, एंड एक्चुअली व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट द मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। समझ के बात को। तो इसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर, जैसे समझ लो वाटर है, ये सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्यूट क्या हो गया, साल्ट है ये। मान लो साल्ट और वाटर का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम लोग, तो सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर, और सॉल्यूट क्या हो गया, साल्ट हो गया। ठीक है, जब साल्ट का परसेंटेज ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट तो उसको हम लोग कंसंट्रेटेड बोलेंगे, और जब साल्ट का परसेंटेज बहुत कम हो इन कंपैरिजन टू वाटर उसको हम लोग डाइल्यूट बोलेंगे। समझ गए बात को। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना, सॉल्यूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ गए। सॉलिड का मतलब ऐसा नहीं कि वो हमेशा क्रिस्टल ही होगा, सॉलिड ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ऐसा हम लोग क्या किए, कुछ अमाउंट जो है पोटेशियम परमेट का ले लिए और उसको हम लोग क्या किए, 90 ml वाटर में ऐसे डिसॉल्व कर दिए। और फिर हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, वाटर में जब इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, ये डिसॉल्व हो गया, देखो, है ना। दोनों के कलर में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? ये थोड़ा डीप पर्पल है, ये थोड़ा लाइट है ना, ये थोड़ा डीप है ना, ये क्या लाइट है नहीं। अब ऐसा करें, फिर इससे हम लोग 10 ml ले लें, नेक्स्ट बीकर में ऐसा मिक्स कर दें, है ना। फिर क्या होगा, मोर लाइटर हो जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन दिख रहा है, कलर फेंट होता जा रहा है, नहीं दिख रहा है। और ऐसा एक दो बार और करें, फिर क्या होगा,
फिर क्या होगा? तो फिर हम लोग क्या देखते हैं, अब हमारा इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट केस है इसमें कलर विजिबल नहीं है, लेकिन इसमें कलर है एक्चुअली, है ना, यहाँ दिख नहीं रहा स्क्रीन पर, है ना। अब हम लोग क्या देख रहे हैं एक्चुअली, जो हमारा कलर का कंसंट्रेशन है वो वीक होने से क्या हुआ, क्या हुआ, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 2 और 3 टीनी क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमानेंट कैन इम्पार्ट कलर टू अ लार्ज वॉल्यूम, है ना। अब देखो पहले इसमें था पोटेशियम परमानेंट, फिर से निकाल के इसमें डाला, कितना कम गया होगा, है ना। ये 100 ml वाटर में डिजोल्व हुआ, फिर से 10 ml लेके इसमें दिया, ये अंत में भी कलर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 2 or 3 crystals of potassium permanganate can impart color to a large volume of water. It means this is because each potassium permanganate crystal is made up of millions of small particles which keep on spreading and imparting color on dilution. ये समझ में आ रहा है कि हमको दिख रहा है कि एक ड्रॉप है, लेकिन इसमें मिलियंस ऑफ एटम्स है, और मिलियंस ऑफ एटम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है इनके बीच में स्पेस होता है, और वेदर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग और नॉट। ठीक है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं। हम लोग क्या किए, एक बीकर लेना है, उसमें 100 ml ऑफ वाटर लेना है, और जो 100 ml बीकर में जो है ना मार्क किया हुआ रहता है एक्चुअली, ठीक है। अगर 100 ml तुम लिए हो तो 100 ml पे ऑलरेडी मार्किंग होता है बीकर में, है ना। लेकिन एक नॉर्मल कोई भी ग्लास जार लिए अगर उसमें भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जितना पानी लिए हम लोग उस पर क्या करना है, मार्क कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 50 ग्राम ऑफ शुगर उसमें ऐड करना है। जैसे हम लोग शुगर देंगे क्या होगा, वाटर का लेवल अप होगा, है ना। जैसे ऐसा समझ लो कि वाटर अगर अब तो ब्रिम भरा हो एकदम टॉप लेवल तक, इसके इसमें 1 चम्मच पानी, 1 चम्मच शुगर डालेंगे तो क्या होगा, ऐसे बाहर निकलना चाहिए इसको, नहीं। या फिर हम लोग ऐसा मार्क किए हैं, इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं तो इसका लेवल क्या होगा, अप होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ये ध्यान देना, होता क्या है उसको समझना है। जैसे हम लोग शुगर डालते हैं ना इसका लेवल अप होता है, यस, लेकिन जैसे उसको हम लोग डिजोल्व करते हैं, शुगर डाल दिए तो शुगर जैसे नीचे गया इसका लेवल क्या होगा, अप होगा, होगा ना। लेकिन उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग घर में भी कर सकते हैं, शीशा वाले ग्लास में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग लेबोरेटरी के वजह से देख रहे हैं, तो लेबोरेटरी के में क्या होता है, स्पून की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्लास रॉड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में स्पून इस्तेमाल, मेटल स्पून इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है भाई। इसको जब ऐसा हम लोग शुगर क्रिस्टल को मिक्स करते हैं, ये लेवल जो मान लो कि शुगर डालने के बाद यहाँ हो गया था, ये लेवल शुगर डिजोल्व होने के बाद फिर यहीं आ जाता है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए हुआ कि जो शुगर का मॉलिक्यूल्स था ना, शुगर का फॉर्मूला क्या होता था, C12H22O11, है ना, टेबल शुगर का फॉर्मूला है। ठीक है, और वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया, H2O। ये शुगर मॉलिक्यूल क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें एडजस्ट कर लेता है, हाँ। इसीलिए तुमको इस कंडीशन में वाटर का लेवल तुमको अप होता हुआ नहीं दिखेगा। सेम एक्सपेरिमेंट तुम लोग रिपीट कर सकते हैं, किसके साथ, टेबल साल्ट के साथ। टेबल साल्ट मतलब, टेबल साल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। तो नमक भी अगर इसमें लोग डिजोल्व करेंगे तो टेबल साल्ट डिजोल्व करने के बाद क्या होगा, जिस समय में हम लोग टेबल साल्ट डालेंगे लेवल अप होगा, लेकिन जैसे ही वो डिजोल्व हो जाएगा फिर लेवल सेम हो जाएगा। समझ बात आई। इससे हम लोग क्या नोटिस किए, इससे हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन, क्या रिजल्ट आया इससे, कि शुगर पार्टिकल्स जो है वो कहा गया, गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, पार्टिकल्स ऑफ H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स या फिर साल्ट मॉलिक्यूल जो है वो एडजस्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस था ना, जो एम्प्टी स्पेस था उसको कौन फिल किया, इधर दिस मॉलिक्यूल और दिस मॉलिक्यूल, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज एन एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर,
समझ बात आई? समझ के बात, इसका कंक्लूजन क्या निकला हम लोगों को? कंक्लूजन निकला द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। समझ बात आई? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग और नॉट। इसको हम लोग समझते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग बहुत अच्छा से ले सकते हैं। तुम देखते हो घर के किसी कोने में अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं, दूसरे कोने में स्मेल आता नहीं आता? कैसे आया? उस अगरबत्ती का पार्टिकल जो है वो मूव करके यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचा। इसका मतलब उसका पार्टिकल जो था वो क्या था? कंटिन्यूअस मूव कर रहा था। नहीं, या हम लोग क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल है उसमें एक ड्रॉप इंक का डालते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाता है, पूरा वाटर ब्लू हो जाता है, नहीं हो जाता है? इसका मतलब पार्टिकल क्या था? मूव कर रहा था, तभी नहीं ऐसा हुआ। नहीं समझ में आया? तो हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं। अभी हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को देखे थे। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या हुआ था? एक क्वेश्चन, डीप पर्पल, है ना? इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग डालते हैं किसमें, वाटर में, ये क्या होता है, अप आना शुरू करता है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी। और क्या करता है, धीरे धीरे पूरे में मिल जाता है। अगर इसको हम लोग ना भी मिक्स करें तब भी ये धीरे धीरे पूरे में डिसॉल्व हो जाएगा और पूरा का कलर कैसा कर देगा, पर्पल कर देगा, है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ये टर्म है। जैसा बोर्ड के केस में भी होता है, जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड यूज करते हैं ना, उस पर चौक से कुछ लिखते हैं, तो अगर उसको इमीडिएटली इरेज कर दिया तो ठीक, अगर लंबे समय के लिए छोड़ दिया तो क्या होता है, धीरे धीरे वो तुम देखोगे इरेज करने के बाद भी उसका व्हाइटनेस जो चौक का लिखा हुआ वो खत्म नहीं हो रहा। क्यों? बोर्ड के साथ वो डिफ्यूज कर जाता है। ठीक है, यही सेम फैशन होता है व्हाइट बोर्ड के साथ भी। व्हाइट बोर्ड पे अगर आप मार्कर से कुछ लिखते हैं, इमीडिएट अगर उसको वाइप आउट कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसको वाइप आउट करते हैं तो क्या लिखता है, वो ब्लू लाइन उस पर रह जाता है, जो लंबे टाइम तक रह जाता है। ये होता है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। समझ गए बात को? आगे बढ़े। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं अगरबत्ती वाला, इंसेंस स्टिक्स का, है ना? एक कोने में जलाते हैं, दूसरे कोने में स्मेल आता है। या कहीं खाना बनता है तो हम लोग को स्मेल आ जाता है, और उसके यहाँ कुछ क्या लेग पीस वगैरह बनता है तब तो, है ना, क्या फिश फ्राई हो रहा होगा तब तो, और नहीं समझ में आ जाता है उसके आज कोई गेस्ट आया लगता है, नहीं? या नहीं तो कुछ रंग बिरंगा कार्यक्रम चल रहा। देखिए, तो पार्टिकल्स जो मूव कर रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे इंसेस स्टिक का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। या फिर कहीं कुकर सीटी दे रहा है और उसके अंदर कुछ जो है ना, लेग पीस वगैरह है, तो उसका क्या होता है, स्मेल चारों तरफ जाता है। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन ये है, घर में इंसेस स्टिक रखा हुआ है, अगरबत्ती रखा हुआ है, लेकिन उसका स्मेल चारों तरफ तो नहीं जा रहा। जिस समय हम जलाते हैं उस समय में उसका स्मेल चारों तरफ जाता है, ऐसा क्यों? पहले भी तो जा सकता था, सोच के बताओ उसको। दूसरा, कुकर में सारा आइटम है, मसाला वसाला डाल दिए हैं, तेल में फ्राई भी करके रख दिए हैं, लेकिन उसका स्मेल तो सब जगह नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे ही कुकर सीटी देता है ना, माहौल बन जाता है, नहीं, भूख जग जाती है, मुंह में पानी आने लगता है। ये सब जो घटना हो रही है ये क्यों होती है? क्योंकि सॉलिड। देखिए भाई, जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं हम लोग। और ब्राउनियन मोशन जो है ना, ये मूव करता है बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे ही आप हीट सप्लाई करते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी उनको ज्यादा मिलता है और ब्राउनियन मोशन हो जाता है फास्ट। इसलिए जब भी किसी चीज में हीट सप्लाई करते हैं, इंसेंस स्टिक में हीट सप्लाई किए और कुकर में हीट सप्लाई किए, तो जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, फास्टर देन यूजुअल हो जाएगा। ठीक है, अब वो आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। समझ गए? दिस इज द रीजन। क्लियर हो गया? Brownian motion. Best evidence for the existence and movement of particles in liquids can be explained by Brownian motion. यही सज्जन है, इनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, है ना? ये क्या बताए, ये क्या बताए,
ये बताया कि पार्टिकल्स जो होता है फ्लूइड में, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस में, उसका पार्टिकल्स क्या होता है, हमेशा एक मोशन में होता है। और वो मोशन कैसा होता है, रैंडम होता है। कैसा मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है। ठीक है, जिग जैग फैशन में चलता है। और ओवरऑल पार्टिकल, जो ओवरऑल जो मीडियम है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता मोशन का, लेकिन इनसाइड द मीडियम जो होता है पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन। ठीक है भाई। तो रैंडम मोशन जो है, इसको देखने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, अंडर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन Robert Brown found that the pollen grains were moving rapidly throughout water in a zigzag way। ठीक है भाई, रैंडम वे में उसका मूवमेंट था, कोई एक पैटर्न नहीं था मूवमेंट का, जिगजैग वे था। ठीक है, ठीक है, इस तरह का मूवमेंट होता है। ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है उसका ये वीडियो है। ठीक है, समझ गए बात को। नेक्स्ट है हमारा व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ रूम। ऐसा इसको हम लोग देखेंगे आगे सॉल्यूशन जब पढ़ेंगे। इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको भाई, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं, जब सनलाइट आता है, ऐसा बीम ऑफ सनलाइट, तो उसमें हम लोग डस्ट पार्टिकल्स को जब ऑब्जर्व करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स कैसा दिखता है, रैपिड मूवमेंट में दिखता है। नहीं, नहीं दिखता है ऐसा, ऑब्जर्व किए होंगे। तो ये क्या है, ब्राउनियन मोशन है। ठीक है, और ऐसा क्यों मूव करता है, वो पार्टिकल्स ऑफ एयर जो है उसके द्वारा हिट किया जाता है, इसीलिए उसका मूवमेंट होता है। इसको लिख लीजिए, व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, इट इज the zigzag movement of small particles suspended in a liquid, in a fluid, या लिखो in a fluid, in a fluid, in a fluid is called Brownian motion। Brownian motion जो है दोनों में होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी ऑब्जर्व होता है, इसीलिए इसको हम लोग फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। और ब्राउनियन मोशन जो है ये इंक्रीज करता है कैसे, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, देखिए इंक्रीज इन टेम्परेचर increases the kinetic energy, increases the kinetic energy, and increasing the kinetic energy increases the Brownian motion। ठीक है भाई, समझना चाहता, टेम्परेचर इंक्रीज किए ना, टेम्परेचर इंक्रीज जैसे करेंगे वो क्या करता है, इसका काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, और काइनेटिक एनर्जी जैसे इंक्रीज होता है तो क्या हो जाता है, ब्राउनियन मोशन इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया चीज, कोई दिक्कत है भाई, समझ गए। तो दो प्रोसेस हमारे पास, एक है डिफ्यूजन का, एक है ब्राउनियन मोशन का। ये दोनों क्या बताता है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। अगर कोई पूछे तो बताएंगे उसको कि हमारे पास दो तरीका है, एक है डिफ्यूजन, एक फेनोमेन ये है, दूसरा फेनोमेन है ब्राउनियन मोशन। इन दोनों से हमको ये पता चलता है कि द पार्टिकल्स इनसाइड द मैटर आर इन मोशन। क्लियर हो गया। अगला है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन। ब्रोमीन वेपर जो है इसका कलर क्या होता है, रेड ब्राउन, है ना।
ये केमिकल का जो भी कलर है ना उसको ध्यान रखना है। ब्रोमीन वेपर, इसका कलर क्या है? रेड ब्राउन। ठीक है भाई। इसमें क्या है? एयर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा इन्वर्ट करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब को दूसरे टेस्ट ट्यूब को। ठीक है, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि जो ब्राउन वेपर था, रेड ब्राउन वेपर ब्रोमीन का, वो क्या होता है? डिस्पर्स होता है किसमें? जो अपर टेस्ट ट्यूब था उसमें भी, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिफ्यूजन बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे इसको? फ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो है वो कैसा काम कर रहा है? कैसा काम कर रहा है? यस। डिफ्यूजन जो है वो क्या करता है? ग्रेविटी की ऐसी तैसी कर देता है। ठीक है भाई। हाँ, डिफ्यूजन क्या करता है? ग्रेविटी की ऐसी तैसी कर देता है। समझ गए बात को? कुछ और एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं। लिख लीजिए इसको। The rate of diffusion increases on increasing the temperature of the diffusing substances. Diffusion is based on the motion of its particles. Diffusion is fastest in gases and slowest in solids. मटन के एग्जांपल से लेकिन डिफ्यूजन जरा ज्यादा अच्छा से समझ में आ रहा है नहीं? दिल दिमाग जो ज्यादा एक्टिव हो जाता है सुनकर। आगे बढ़ूं क्या? चलिए बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा और आगे। Diffusion is what? It is intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. ठीक है भाई। सबसे शानदार एग्जांपल उसका यही है नहीं? द स्मेल ऑफ फूड when it is being cooked reaches us even from a considerable distance. नहीं, तुम्हारे यहाँ बन रहा है, पड़ोसी के यहाँ मैसेज जा रहा है नहीं? थ्रू एयर। देख लिया भाई। ऑक्सीजन dissolved in water. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen. और ये dissolve कैसे होता है? Equally dissolved होता है नहीं? स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, ऐसा पानी ले उसमें एक ड्रॉप इंक का डाल, उजाला 4 बूंदों वाला, ऐसा है ना। क्या कर उसको एक ऐसा ड्रॉप डालो पानी में, क्या होता है? डिजोल्व हो जाता है, धीरे धीरे पूरा डिस्पर्स हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफ्यूजन बोलते हैं। कैसे कैसे डिजोल्व होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। परफ्यूम बगल वाला मार रहा है ना, तुम्हें भी आनंद की प्राप्ति होती है नहीं? खाने से सिर्फ उसी के पेट में जाता है, लेकिन परफ्यूम का फायदा किसको मिलता है? बगल वाले को ही मिलता है, तुमको थोड़ी मिलता है। बगल वाला चैन से जी सके इसके लिए तुम लोग नहीं, है ना? सही बात जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक फोर्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। दो अभी हम देखते हैं ना, स्पेस इज बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर स्पेस। क्या बोलते उसको? इंट्रामोलिकुलर स्पेस। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंट्रामोलिकुलर फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रामोलिकुलर फोर्स, है ना। यही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या समझे? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रामोलिकुलर फोर्स। And the spaces between the particles of matter is called intramolecular space. Space between the molecules of matter. ठीक है भाई, समझ गए? इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
अब कह रहे हैं आप तीन चीज लीजिए, एक पीस ऑफ चॉक लीजिए, पीस ऑफ आयरन नेल लीजिए एंड क्यूब ऑफ आइस लीजिए एंड हिट देम विद हैमर। रिजल्ट क्या आता है? क्या रिजल्ट आएगा? तुम सोच कर ही बता सकते हो क्या आएगा रिजल्ट, है ना? विच वन इज इजियर टू ब्रेक? इट इज चॉक, है ना? विच रिक्वायर मोर फोर्स? ठीक है, आयरन नेल। समझ में आ गया? जो इजियर टू ब्रेक है इसका मतलब इंट्रामोलिकुलर स्पेस ज्यादा है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम है ना? विच वन रिक्वायर्स मोर फोर्स, इसका मतलब इट हैज लेस इंट्रामोलिकुलर स्पेस एंड मोर इंट्रामोलिकुलर फोर्स। समझ गए बात को? क्लियर हो गया? समझ गए भाई? तीनों डिफरेंस समझ में आ गया? देखिए इसका मतलब क्या हो गया? The force of attraction between the particles of chalk is quite weak and the intramolecular spaces between the particles of chalk is more. ठीक है? And so on. समझ गए बात? इसका मतलब क्या? इंट्रामोलिकुलर स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल इज नेग्लिजिबल। ठीक है? समझ गए? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जिसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर फोर्स बोल रहे हैं, इट इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। क्वेश्चन आएगा व्हाई सॉलिड इज सॉलिड, लिक्विड लिक्विड एंड गैस इज गैस? इट इज बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्स एंड इंट्रामोलिकुलर स्पेस। एंड इन केस ऑफ गैस the force of attraction or the intramolecular force is minimum and the intramolecular space is maximum. In case of solid, the intramolecular force is maximum and the intramolecular space is minimum. ठीक है? लिक्विड है तो लिक्विड केस में दोनों चीज क्या होगा? ऑप्टिमम। समझ गए बात को? दिस इज द रीजन वाई गैस इज गैस, सॉलिड इज सॉलिड एंड लिक्विड इज लिक्विड। समझ गए बात को? तो क्या कहते हैं हम लोग? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल एंड a smaller particle is termed as atoms and molecules and the particle of matter have spaces between them that is called intramolecular space। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर स्पेस। ठीक है? And the particles of matter are constantly moving. As temperature rises, particles move faster. That is called Brownian motion। ठीक है? And the particles of matter attract each other by a force that is called intramolecular force। That is intramolecular force। ठीक है भाई?